Assalamu alaikum. My name is Muhammad Ali Raza and welcome to my YouTube channel Concept of Chemistry. Today I am going to discuss with you evaporation, first year chemistry and chapter 4. In this article you will learn mainly I want to show you the content of this article. So first one is the evaporation and the next one are the factors. I will discuss the factors that affect the evaporation, and the more next is why gasoline show more evaporation than water. Okay, what is the factor behind this concept? And many other things I will discuss in this article except these main content. So, and if you don't have subscribed my channel up till now, so kindly do subscribe. And you can also find me on Air School website by searching organicchemistry.airschool, and you can also find my course on Udemy. Okay, so let's start the article properly. Evaporation. What is evaporation and what is its definition? The spontaneous change of liquid into gas is known as evaporation. First, you have to understand what is the meaning of spontaneous. Spontaneous का मतलब है खुद ब खुद. खुद ब खुद किसी चीज़ का चेंज होना उसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस. लाइक इधर क्या कहता है कि लिक्विड का गैस में स्पॉन्टेनियस चेंज होना, मतलब कोई लिक्विड पड़ा है वो खुद ब खुद गैस में चेंज हो जाता है, तो इस प्रोसेस को हम कह सकते हैं इवेपोरेशन. अगर हम किसी चीज़ को हीट कर रहे हैं और वो लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है तो क्या उसको भी इवेपोरेशन कहेंगे? नहीं, वो इवेपोरेशन नहीं होगी. इवेपोरेशन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जो खुद होता है, लेकिन जब हम हीट करेंगे तो वो तो फिर हम बाय फोर्स करवा रहे हैं ना, तो वो स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, वो फिर नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा. क्लियर? एंड इट कंटिन्यूस एट ऑल टेम्परेचर, और ये हर टेम्परेचर पर होता रहता है. थोड़ा हो या ज़्यादा हो वो अलग चीज़ है, लेकिन ये कंटिन्यू चलता रहता है वैसे. ओके, मतलब सपोज करें कि जब बारिश होती है तो क्या होता है कि पानी किस जगह पर खड़ा होता है, और जब धूप आती है तो वो थोड़ी देर बाद वो पानी क्या होता है, ड्राई हो जाता है. तो वो किस वजह से? वो इवेपोरेशन की वजह से होता है. ठीक है, सो नेक्स्ट चलते हैं. टू इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन. अब इवेपोरेशन होती रहती है हर टेम्परेचर पर. अब हो सकता है और होता भी है लो टेम्परेचर इवेपोरेशन थोड़ी होती है, और अगर मुझे चाहिए कि जल्दी किसी चीज़ को इवेपोरेट करना है, जल्दी किसी चीज़ को ड्राई करना है, तो फिर मैं क्या करता हूँ, उसको मैं हीट दे सकता हूँ, उसको मैं बाय फोर्स क्या है जल्दी इवेपोरेशन करवा सकता हूँ. ठीक है, सो वी प्रोवाइड हीट, अदरवाइज इट इज स्पॉन्टेनियस. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है इसकी? एग्जाम्पल आप खुद देखते हैं, ड्राइंग ऑफ वेट क्लॉथ, इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ इवेपोरेशन. एंड द नेक्स्ट वन इज इवेपोरेशन थ्रू पोर्स ऑफ घड़ा. ठीक है, वो जो घड़ा नहीं होता मिट्टी का, ठीक है, ब्रिक का, उसमें से जो क्या कहते हैं पानी आता है, उसको जो है उसके अंदर पोर्स होते हैं. जो ब्रिक का जो घड़ा होता है उसके अंदर पोर्स होते हैं, और इसीलिए उसका पानी ठंडा होता है. ठीक है, पानी जो है उसके होल से इवेपोरेट होता है, और जिसकी वजह से हमें पानी जो है ठंडा मिलता है. अब नेक्स्ट चलते हैं, एक्सप्लेनेशन इसकी क्या है उसको भी डिस्कस करते हैं. एक्चुअली द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आर नॉट मोशनलेस. आप भी जानते हैं लिक्विड के मॉलिक्यूल्स रेस्ट पर नहीं होते, मोशनलेस नहीं होते, वो मूव करते रहते हैं, कोई इधर मूव करते रहते हैं वो. ठीक है, एनर्जी इज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. और उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती. किसी एक मॉलिक्यूल की एनर्जी ज़्यादा होगी, किसी एक मॉलिक्यूल की एनर्जी कम होगी, और किसी एक मॉलिक्यूल की एनर्जी उन दोनों के दरमियान होगी. इस तरह किसी भी मॉलिक्यूल की एनर्जी जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती. ये बात आपने याद रखनी है, इसी से ही आपके आगे कंसेप्ट को बेस कर सकते हैं. सो नेक्स्ट चलते हैं, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स. अब उन मॉलिक्यूल्स में जिसकी एनर्जी ज़्यादा है गेट एस्केप थ्रू द सरफेस, वो उस सरफेस से एस्केप कर जाता है, निकल जाता है. बट नॉट लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स, लेकिन जो लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं वो सरफेस के अंदर ही रहते हैं. ठीक है, अब सपोज करें कि ये आपके पास है वाटर, अभी आप इनको भूल जाएं. अब इसके अंदर हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स भी हैं, लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स भी हैं. अब हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स की पावर ज़्यादा है, उनकी चलती है, तो वो क्या करते हैं, वो इस सरफेस को छोड़कर ऊपर चले जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं. और पीछे कौन से रह जाते हैं? लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स पीछे रह जाते हैं.
ठीक है, आपने ये बात पढ़ी है, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। उसकी रीज़न क्या है? उसकी बैक पर भी यही कंसेप्ट है, इसको हम नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं। सो इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, इसको मैं आगे डिस्कस करता हूँ। इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, इसकी रीज़न क्या है, कैसे हम इसको मतलब एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो इसका फर्स्ट पॉइंट है, व्हेन हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स गेट एस्केप थ्रू सरफेस। कहता है जब हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स सरफेस से एस्केप कर जाते हैं, देन लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स रिमेन बिहाइंड, तो फिर लो एनर्जी मॉलिक्यूल जो हैं वो पीछे रह जाते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट चलते हैं। सो टेम्परेचर ऑफ लिक्विड फॉल्स। अब जाहिर है जब लो टेम्परेचर, लो एनर्जी के मॉलिक्यूल्स पीछे रह जाएंगे तो जो लिक्विड है, जो सरफेस है, जो भी सब्सटेंस है, उसका टेम्परेचर लो हो जाएगा। ठीक है, एंड दैट लिक्विड गेट एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग। अब सपोज करें कि मेरे पास वाटर है इस हाथ हैंड में, अब हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट कर चुके हैं, अब इधर है लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स। अब जब टेम्परेचर इसका लो होगा तो ये अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग से क्या करेगा, टेम्परेचर को गेन करेगा। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग को क्या करेगा, ऑब्जॉर्व करेगा। ठीक है, सो दैट लिक्विड गेट एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग, तो ये लिक्विड सराउंडिंग की क्या करता है, एनर्जी लेता है। ड्यू टू विच टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग आल्सो फॉल्स, तो उससे क्या होगा, उसके इर्द गिर्द जो सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर फॉल हो जाता है, गिर जाता है। ठीक है, पहले लिक्विड का टेम्परेचर फॉल होता है, फिर वो जिस सराउंडिंग से एनर्जी लेता है उस सराउंडिंग का टेम्परेचर फॉल हो जाता है। ठीक है, सो इस तरह फिर इवेपोरेशन क्या है, कॉजेज कूलिंग होती है। ठीक है, सो नेक्स्ट चलते हैं, फैक्टर्स क्या है। फर्स्ट वन है सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया कैसे इफेक्ट करता है इवेपोरेशन को, इसको डिस्कस करेंगे। टेम्परेचर एंड द नेक्स्ट वन इज स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस, हाउ दीज फैक्टर्स अफेक्ट इवेपोरेशन, वी विल डिस्कस नाउ। फर्स्ट है इफेक्ट ऑफ एरिया क्या है। As it is common sense that if surface area will increase, then evaporation will increase. कहता है अब ये तो कॉमन सेंस है कि अगर किसी चीज़ का जितना एरिया ज़्यादा होगा उतने ही ज़्यादा जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इवेपोरेट होंगे, और जितने ज़्यादा इवेपोरेट होंगे उतना रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा। तो इसका मतलब है इवेपोरेशन और एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। ठीक है, अगर एरिया ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन ज़्यादा, अगर एरिया कम तो इवेपोरेशन कम। अब इधर एक क्वेश्चन आता है, व्हाट अबाउट टू लिक्विड्स हैविंग सेम सरफेस एरिया। अब आप सपोज करें कि दो क्या कहते हैं वेसल्स हैं और उनका जो एरिया है वो सेम है, अब उनका रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, कैसे हम उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। टू लिक्विड्स हैविंग सेम एरिया, देन देयर रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन अदर टू फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर एंड फैक्टर्स ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। कहता है अगर किसी का सरफेस एरिया बराबर है तो फिर हम नेक्स्ट टू फैक्टर्स पर जाते हैं, वो डिटरमाइन करेंगे किसका रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। अब आज जी इसको मैंने रिलेशन की फॉर्म में लिखा है, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। नेक्स्ट इफेक्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है इवेपोरेशन पर, इसको भी अगर हम क्या कहते हैं ज़हन में कंसेप्चुलाइज करें तो समझ आ जाती है कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वेपर ज़्यादा बनेंगे, वेपर ज़्यादा बनेंगे तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगी। अगर किसी चीज़ का लिक्विड हम टेम्परेचर कम कर देंगे तो वेपर्स कम बनेंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी कम होगा। इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन मोर मॉलिक्यूल्स विल गेट मोर एनर्जी एंड विल गेट एस्केप। कहते हैं जब हम हीट देते हैं तो मॉलिक्यूल्स उस हीट को ऑब्जॉर्व करते हैं, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल बन जाते हैं और वो क्या है एस्केप कर जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है, तो इसको मैंने रिलेशन की फॉर्म में लिखा है, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जिस तरह सरफेस एरिया है इसी तरह टेम्परेचर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब नेक्स्ट है जी इफेक्ट ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। क्या फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का क्या मतलब के इफेक्ट है इवेपोरेशन पर। Molecules having strong forces of attraction will show low rate of evaporation। कहता है जिन मॉलिक्यूल्स की स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उनका इवेपोरेशन रेट कम होता है। क्यों? जाहिर है जब कोई स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के तहत मॉलिक्यूल्स आपस में स्ट्रांगली पैक्ड होंगे
तो उनको वेपर्स में चेंज करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, उनको वेपर्स में चेंज करने के लिए चेंज करना मुश्किल है, ठीक है। तो जिसकी वजह से उसका फिर इवेपोरेशन का रेट कम होता है। इसके कंपेयर करते हैं दूसरे कंपाउंड से जिसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक हैं। तो उसमें क्या है, मॉलिक्यूल्स वीकली बाउंड है आपस में, ठीक है। तो उनको अलहदा करना, वेपर में चेंज करना आसान है। वेपर में चेंज करना आसान है तो मतलब रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज़्यादा है। नेक्स्ट चलते हैं। तो इसको अगर रिलेशनशिप की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ये 1/4 फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होंगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन लो होगा, अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होंगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। अब इधर क्वेश्चन है, व्हाई गैसोलीन? Gasoline whose molecules experience weaker London forces of attraction show more evaporation than water। कहता है गैसोलीन जो है उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा है देन वाटर के। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न इसके अकॉर्डिंग है, क्योंकि गैसोलीन में वीकर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है और वाटर में स्ट्रांगली फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। और वो कौन सी हैं? वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से उनको वाटर के मॉलिक्यूल्स को वेपर में चेंज करना मुश्किल है और जिसकी वजह से उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन कम है और गैसोलीन का रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा है, ठीक है। सो ये आज का हमारा आर्टिकल था, इवेपोरेशन। सो इफ़ यू फाइंड सम गुड थिंग्स फ्रॉम दिस आर्टिकल, so kindly give feedback, and if you don't have subscribed my channel up to now, so kindly do subscribe. Stay tuned and stay happy. Thank you.